सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स के अंतर्गत छायावादी युग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हमारी श्रृंखला आज 506 से शुरू है। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? देखिए, रामचंद्र शुक्ल को आप पढ़ेंगे, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको आप पढ़ेंगे। सभी उसकी बुक खरीद के ले आइए और उसको पढ़ डालिए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो देखिए, रहस्यवाद के अंतर्गत मूल अर्थ में छायावादी कवि सर्वाधिक प्रमुख कौन थे? तो वो महादेवी वर्मा थी। कौन थे? महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के जो मंदिर है उसकी वीणा पाणी कहा जाता है। तो वो किसने कहा था? निराला जी ने कहा था। हिंदी को में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। छायावाद में 4 स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद हैं जो ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को क्या माना जाता है? विष्णु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रुद्र या महेश और महादेवी वर्मा को शक्ति माना जाता है, ठीक है। शक्ति किसे कहा जाता है? माँ दुर्गा को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। देखिए, वृहत त्रयी में 3 आते हैं। कौन आते हैं इसमें? छायावाद में वृहत त्रयी है और एक लघु त्रयी जिसे वर्मा त्रयी भी कहा जाता है। तो देखिए, वृहत त्रयी में आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जबकि लघु त्रयी या वर्मा त्रयी में आते हैं महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामकुमार वर्मा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है। देखिए, बात को समझेंगे आप। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेते हैं, उसी प्रकार वह एक स्त्री को भी पालता है तथा पालित पशु पक्षियों की समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन महादेवी वर्मा का कथन है। किसका कथन है ये? महादेवी वर्मा का कथन है। आगे देखते हैं। उपयुक्त कथन महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा 1907 में आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी इसको कहा जाता है। इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसने कहा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। ये धर्म के दोनों भाई बहन थे। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या था? इसका दीपक और इनका बादल था। क्या था? दीपक और बादल था। रेखा चित्र हैं इनके अतीत के चलचित्र जो 1941 की है और स्मृति की रेखाएं जो 1943 में है, ठीक है। इसके बाद में है संस्मरण। संस्मरण में है इनके पथ के साथी जो 1956 का है और मेरा परिवार 1972 का है। कविता है इनकी निहार जो 30 की है। रश्मि इनकी 32 की है। नीरजा इनकी 35 की है और सांदे गीत इनका 36 का है। यामा इनकी 40 की है। देखिए, ये जो चारों कविताएं हैं ये यामा में संकलित हैं और 1982 में, कब? सन 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ है? क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बताया गया है इसमें कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित किया गया है? तो देखिए, इनकी महत्वपूर्ण कविता वो ही कविता थी जो इनकी पहली कविता थी। कौन सी? जूही की कली, जिसका रचनाकाल सन 1916 था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था और यही कविता है, ये इनकी प्रसिद्धि का आधार भी बनी थी, ठीक है। याद रखेंगे। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली, जिसका रचनाकाल क्या है? याद रखेंगे, जूही की कली। कली कितने की खिली है? 16 वर्ष की कली खिल जाती है। अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित किया गया। देखिए, देखिए ये नई कविता जो नाम है ना वो किसने दिया था? अज्ञे ने दिया था, ठीक है। नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञे ने दिया था। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसमें किया था? देखिए, अज्ञे ने एक रेडियो वार्ता में नई कविता नाम दिया था। पूछा जाए आपसे कि
नई कविता का नाम देने वाले कौन थे? तो कौन थे? अज्ञे। कहाँ पे दिया था? तो रेडियो वार्ता में उन्होंने दिया था, ठीक है, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। कौन सी हुई थी? जो नए पत्ते अंक में क्या हुई थी? जो नई कविता शीर्षक है उससे प्रकाशित हुई थी। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। देखिए, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? तो नई कविता का आरंभ जब जगदीश गुप्त ने 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसी समय से नई कविता का आरंभ माना जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हम, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी के उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? अगर आपको पता हो, अगर आपने कामायनी को पढ़ा है तो इसमें था दोनों का हठ था दुर्निवार और दोनों ही थे विश्वासहीन। दोनों मतलब क्या थे? देवता और दानव उस टाइम पे क्या थे? हठी थे और विश्वासहीन थे, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो दोनों ही कुप्रवृत्तियों में लगे हुए थे, ठीक है। तो इसमें आएगा देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। क्या है? दोनों का हठ था दुर्निवार और दोनों ही थे विश्वासहीन। उपयुक्त पंक्ति का आशय क्या आएगा? कि देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। उत्तर देख लेते हैं। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से आशय है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी छायावाद के पुरस्कार कामायनी छायावाद के पुरस्कृता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कामायनी 1935 में प्रकाशित, इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत किया गया था। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद, इस प्रकार से आचार्य शांतिप्रिया द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? देखिए, मधुशाला है ये हालावाद का धर्म ग्रंथ है और किसकी रचना है? ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 है। ये अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, इनकी 3 रचनाएं हैं। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश इनकी 1937 की रचना है। जो हालावाद के प्रवर्तक करता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन की ये तीनों ही रचनाएं क्या हैं? हालावाद के धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मधुशाला काव्य के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के क्या हैं? प्रवर्तक हैं तथा इनके द्वारा रचित मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937 हालावाद के धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं ग्रंथि है इनकी 1920, गुंजन है 32, ग्राम्या इनकी 40, युगांत इनकी 36, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि दोनों 1947 की हैं और इन दोनों पे अरविंद दर्शन का प्रभाव है। फिर है कला और बूढ़ा चांद, ये 1958-59 की रचना है। 58 भी हो सकती है, 59 भी हो सकती है। और कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला था। अगली है इनकी लोकायतन। लोकायतन याद रखेंगे 1964 की रचना है और इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा इनकी 1958-59 की रचना है और इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? सन 1965 में। सत्यकाम इनकी 1975 की रचना है, ठीक है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे कहा जाता है? हम पढ़ चुके हैं छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता किसे कहा जाता है? मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। और किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कहा है। चलिए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर में प्रकाशित एक पत्रिका जो श्री शारदा थी, उसमें 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्त में एक लेख प्रकाशित किया था, ठीक है। क्या लिखा था इन्होंने? हिंदी में छायावाद। किस पत्रिका में? तो श्री शारदा पत्रिका में। कब? तो 1920। और कहाँ पे? तो जबलपुर में। याद रखेंगे किसने? मुकुटधर पांडे ने। शीर्षक से कितने लेख करवाए थे? 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था।
छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता इस प्रकार से बताए गए हैं। देखिए, प्रस्तोता तो हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, तो मैथिली शरण गुप्त को माना है और मुकुटधर पांडे को माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किसको माना है, सुमित्रा नंदन पंत। नंद से नंद याद रखेंगे और यहाँ पे नंद है। रामचंद्र शुक्ल जी से याद रखेंगे मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। प्रभाकर माचवे से रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। प्रभाकर माचवे मतलब माखनलाल चतुर्वेदी। इलाचंद्र जोशी और अन्य ने किसको माना है, जयशंकर प्रसाद को माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ जी, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, क्या है, सही नहीं बोला मैंने, सुख से सूखे जीवन में आएगा। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी हैं, महादेवी वर्मा की हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। तो किसकी हैं ये, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। किसकी है, जयशंकर प्रसाद। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख के सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। धन्य मैं पिता निरर्थक, कुछ भी तेरे हित में न कर सका, ये निराला की सरोज स्मृति से है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आ चली। कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, पानी से भरी हुई दुख की क्या है, बदली हूँ मैं, बादल हूँ मैं। परिचय मेरा इतना ही है कि मैं आज यहाँ उमड़ गई और कल वहाँ जाकर मैं मिट गई। ये क्या है, महादेवी वर्मा है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन। ये पंत जी की काव्य पंक्तियां हैं। आगे है, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है, वहीं हिंदी उपन्यास में कहानियों के संदर्भ में युग है। किसका युग है, देखिए, छायावाद का युग 1918 से 1936 है। क्या है, 36। और वहीं 1918 से 1936 प्रेमचंद युग का है। किसका है, प्रेमचंद युग का है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है, वो हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। छायावाद का समय सन 1918 से 36 है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोक्ता स्वीकार किया गया। किसने किया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे के साथ ही मैथिली शरण गुप्त को भी किया है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 तक है। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 35 वर्ष में ही 1885 में हो गई, 6 जनवरी को। ठीक है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, उत्तरांचल में उत्पन्न हुए, कौन, सुमित्रा नंदन पंत। और वहाँ पे पहाड़ियाँ और वादियाँ इतनी अच्छी हैं कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पंत छायावाद के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है ग्राम्या, इनकी 40 की है। ग्रंथि इनकी 20 की है। वीणा इनकी 27। लोकायतन इनका 1964। चिदम्बरा इनकी 1958-59 है। उच्छ्वास इनका 1920 है और पल्लव इनकी 1928 रचना है। और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य या आधर्य का कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। बिल्कुल ठीक है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। बिल्कुल ठीक है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं हुआ है। नहीं, गलत है ये, नहीं आएगा इसमें। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण हुआ है। देखिए, मानवीय संवेग जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ये सभी मानवीय संवेग हैं और मानवीय संवेगों का इसमें उदात्तीकरण हुआ है। यहाँ पे दिया है नहीं, तो ये गलत आएगा। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। बिल्कुल ठीक है। ए, बी और डी बिल्कुल ठीक है, जबकि सी इसमें असत्य कथन है। देखते हैं इसकी व्याख्या। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है।
कामायनी के संदर्भ में यह असत्य कथन है, जबकि यह कृति अभेदमूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है तथा यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। सभी कथन कामायनी के संदर्भ में सत्य हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। क्या है? मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। क्या है ऐसा संभव होने का आधार? भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता, बिल्कुल गलत है। भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है, बिल्कुल गलत है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। अस्तित्व ज्ञान को भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर लेता है। अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृतत्व दान ग्रहण करने की बात अलग है, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक आएगा। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुए व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान को प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? देखिए, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान को प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है, तो क्या है? तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? छायावाद है। क्या है? छायावाद। 1918 से 1936। चलिए देखते हैं व्याख्या। आधुनिक काल में तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। समयावधि सन 1918 से 1936 तक मानी गई है। कामायनी किसकी पुत्री थी? तो देखिए, कामायनी काम की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री थी। कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कब की रचना है? कामायनी 1935 की रचना है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं और अंगिरस इसका सांतरस है। इसके 15 सर्गों के नाम इस प्रकार से हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है। अंगिरस क्या है? इसमें सांतरस है। इसका दर्शन समरसतावाद, आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? देखिए, प्रसाद जी की जो गीत कला है उसका उत्कृष्ट रूप किस कृति में दिखाई देता है? तो किस कृति में दिखाई देता है? लहर। और लहर इनकी 1933 की रचना है। आंसू इनकी 1925, झरना इनकी 1918 की रचना है। देखते हैं, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में मिलता है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी इनका चंपू काव्य है जो 1909 का है। उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य इनके तीनों इनकी 1909 की रचनाएं हैं। अयोध्या का उद्धार 1910 है। कानन कुसुम 13 है और प्रेम पथिक भी क्या है? 1913 है। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की कृति है कौन सी? पल्लव, जो 1928 की कृति है। कब की है? सन 1928 की। और उसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। देखते हैं व्याख्या। सुमित्रा नंदन पंत की कृति है पल्लव, जिसकी रचना 1928 है। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। अगला है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। देखिए, मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। देखिए, नंद होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो सभी के दुलारे होते हैं और वो क्या करते हैं? रस को ग्रहण करते हैं। तो मानवता का रसात्मक इतिहास कौन बोलेंगे आप? नंद दुलारे वाजपेयी। मानव चेतना के विकास का अधिकार। चेतना मतलब चेतना यानी किसी भी चीज़ के लिए जागरूक होना। और यहाँ पे आते हैं डॉक्टर नगेंद्र,
तो आपके घर में अगर नाग घुस गया तो आप चेतन में रहेंगे, आप चेतना में रहेंगे। तो मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कौन सा है? नामवर सिंह ने कहा। तो आप बताएंगे कि आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य के नाम बताइए, महाकाव्य के नाम बताइए कि आधुनिक सभ्यता का जो प्रतिनिधित्व करता हो वो महाकाव्य, उसका नाम बताइए। तो नामवर सिंह। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? निराला। और निराले लोग ही होते हैं जिनके रहस्य का हमें पता होता है, सभी के रहस्य का पता नहीं होता है, कुछ निराले लोग ही होते हैं जिनके रहस्य का हमें पता होता है। याद रखेंगे चारों को ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से है? तो कामायनी से है, साकेत से है, चंद्रगुप्त से है, भारत भारती से है। तो ये कामायनी से है। कामायनी इनकी 1935 की अंतिम रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है कामायनी। और कामायनी के भी ये लज्जा सर्ग से हैं। किस सर्ग से हैं? लज्जा सर्ग से। देखते हैं, इसमें नहीं दिया गया है लज्जा सर्ग, लेकिन ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, क्योंकि ये लज्जा सर्ग से है। ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी 1935 में ली गई है। कामायनी में 15 सर्ग और मुख्य छंद इसका ताटक छंद है। इस महाकाव्य का अंगिरस शांत है, निर्वेद भी कहा जाता है जिसे। चंद्रगुप्त इनका 1931 का जयशंकर प्रसाद का नाटक है। साकेत 1931 और भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, आगे है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति की गई है? देखिए, ये पंक्ति तो है राम की शक्ति पूजा से, 1936 की रचना थी। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये कब कहा था राम ने? जब कहा था जब वो 108 इंदिवर लेकर माता का ध्यान कर रहे थे, तब माता ने उनका एक पुष्प चुरा लिया था, अंतिम पुष्प। 107 पुष्पों के हवन करने के बाद में, हवन कुंड में डालने के बाद में, हवन कुंड को नहीं, जब माता को समर्पित 107 फूल वो कर चुके थे, अंतिम एक फूल बचा था, तो वो माता ने उनसे छीन लिया था। छीन क्या लिया था? चुरा लिया था। तब उनको वहाँ पे नहीं मिला, वो फूल नहीं मिला। तब वो बोलते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। और फिर ये ऐसे सोचकर वो मन में हताश भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर से एक जागृति आती है कि माता मुझे बचपन में राजीव नयन कहकर पुकारती थी, क्यों न मैं मेरे एक नेत्र को निकाल दूं और माता को समर्पित कर दूं। उसी वक्त माता उनको सामने प्रवेश होती है और उनको विजय होने का वरदान प्रदान करती है। तो देखिए, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, वहाँ की वो पंक्ति किसके जीवन पे आधारित बताया गया है? जीवन सत्य के व्यक्ति। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवन की अभिव्यक्ति थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन बहुत ही दुखदायी था। इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। एक सहारा था इनका बेटी सरोज का भी देहांत हो गया। उसके बाद में ये अकेले पड़ गए और इतने गरीब थे ये कि एक बार महादेवी वर्मा से राखी बंधवाने के लिए चले गए, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ नहीं थे। वापस आते वक्त क्या बोलते हैं उसको, किराया भी ये महादेवी वर्मा से लेकर आए थे। तो ऐसे ऐसे कवि जो देखे जीवन में कितने कष्ट भोगे हैं उन्होंने, और आज उनका नाम हम पढ़ रहे हैं। तो सोचिए, जिंदगी में कष्ट है ना, सब कुछ नहीं होता है। कष्ट को एक साइड में रखिए और अपने जीवन में बढ़ते रहिए आगे। ठीक है, कविता पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, और ये जीवन से संबंधित भी है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से। उक्त पंक्ति से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा, राम की हताशा निराशा में कवि ने अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा, उसकी गूंज उक्त पंक्तियों में दिखाई पड़ती है। आगे है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है शैलीगत। क्या है? शैलीगत है। शैलीगत छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की अन्य प्रवृत्ति हैं स्वतंत्र चेतना, व्यक्तिगता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर और प्रेमानुभूति आदि। अगला क्वेश्चन है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, छायावाद पर जब विचार करते हैं ना, तो कई प्रतिष्ठित आलोचक ये निर्देश देते हैं कि जो हिंदी का छायावाद है वो कहाँ से आया है?
बंगला साहित्य का अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए ये विकल्प, यहीं पे मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि छायावाद है वो बंगला साहित्य का अनुकरण नहीं है। ठीक है, इस बात को आप याद करके रखेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। बंगला के अन्य विधाओं की तरह उनकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कविता में हुआ है। गलत है ये। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके। बिल्कुल गलत है। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते थे। ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हम, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं था। याद रखेंगे, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई भी युग नहीं हुआ था। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। ये कथन इनका सही है। ये यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उक्त कथनों के संदर्भ में विकल्प डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं था। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। ये सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? क्या पूछा है कि निराला के अनुसार हिंदी में जो मुक्तक काव्य है वो किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे आप। ये कविता आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? कविता आएगा। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित छंद के बुनियादी पर सफल हो सकता है। कवित को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित को निराला ने क्या कहा है? हिंदी का जातीय छंद कहा है। अगला क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से कौन रचनाएं करते थे? देखिए, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का क्या नाम था? तो कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद रचना करते थे। किस नाम से करते थे? कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद रचना करते थे। इनका बाल्य नाम झारखंडी था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वनमिलन, दोनों इनकी 1909 की रचना है। अयोध्या का उद्धार 10 है। झरना 1918 है। आंसू इनका 25 है। लहर 33 है और कामायनी 35 है। जबकि दिए गए विकल्पों में कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 बताया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत 1900, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 97 और महादेवी वर्मा 1907 छायावाद के कवि चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। दोबारा से बता देती हूँ कि जो छायावाद की जो वृहत त्रयी है उसके अंतर्गत तीनों ये जो व्यक्ति लोग हैं ये आएंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जो लघु त्रयी है उसमें आएगी महादेवी वर्मा। ठीक है, और इसे वर्मा त्रयी भी कहा जाता है। लघु त्रयी या वर्मा त्रयी में कौन आते हैं? महादेवी वर्मा आती है। भगवती चरण वर्मा आते हैं जिनका जन्म 1903 है। और रामकुमार वर्मा आते हैं जिनका जन्म 1905 है। ठीक है, 1903, फिर 4 को छोड़कर 1905, फिर 6 को छोड़कर 1907, ऐसे इनका जन्म काल है 3, 5, 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नेह निर्जन बह रहा है, रेत जो तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? क्या है? स्नेह निर्जर बह रहा है, स्नेह निर्जन बह गया है, रेत जो तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत है ये। स्नेह निर्जन बह गया है, रेत जो तन रह गया है। स्नेह निर्जन बह गया है, रेत जो तन रह गया है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अणिमा काव्य संग्रह से ली गई है। किस काव्य संग्रह से लिए गए हैं? अणिमा से, जो इनके 1943 का काव्य संग्रह है। अनामिका इनका 1923 का है। प्रथम संस्करण 1923 और द्वितीय संस्करण 1938 में इनका संकलन हुआ था। परिमल इनका 1930 का है। गीतिका इनकी 1936, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1943, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1958, सांदे काकली इनका अंतिम काव्य संग्रह है जो 1969 का है। एक इनका अपरा है और बादल राग इनकी लंबी कविता है जो 1920 की है। इसके द्वारा इनके अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। निम्नलिखित में से एक गलत कथन आपको छांटना है।
कामायनी प्रसाद द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी 1935 की रचना है और किसकी है? जयशंकर प्रसाद की द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। आशु प्रसाद का 1925 का है और क्या है? एक खंड काव्य है। काव्य कला और अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। बिल्कुल ठीक है, काव्य कला और अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। बिल्कुल ये गलत है। देखिए, इरावती है वो प्रसाद द्वारा लिखित कहानी नहीं है। मैंने पीछे भी पढ़ाया था आपको कि इरावती क्या है? एक उपन्यास है और उपन्यास भी कब का है? सन 1934 का है और इनका अधूरा उपन्यास है। क्या है इनका? अधूरा उपन्यास है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं बल्कि अपूर्ण उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं कंकाल और तितली। देखिए, कंकाल इनका 1929 का उपन्यास है। कंकाल इनका कब का उपन्यास है? 1929 का उपन्यास है और इसमें क्या है? अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी कही गई है। देखिए, कंकाल में क्या है? अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है। तितली में मैंने कल आपको पढ़ाया था कि कल नहीं, पिछले वीडियो में, ठीक है। तितली में क्या बताया गया है? जो कृषक जीवन है और भारतीय नारी का चित्रण है उसमें। और जो इरावती है ये इनका अधूरा उपन्यास है। कामायनी 1935 में प्रसाद जी का महाकाव्य है। आशु इनका 1925 का एक खंड काव्य है। काव्य कला और अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। देखिए, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? विशेषण विपर्य है, स्वच्छंद भावावेश है और मूर्ति विधान है, इतिवृत्तात्मकता है। देखिए, जहाँ पे इतिवृत्तात्मकता आएगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की धारणा थी। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप देखेंगे। देखिए, इतिवृत्तात्मकता 4 बी में है, डी में है और सी में है और किस में नहीं है? तो 1, 2, 3 इसमें ए में नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान छायावाद की विशेषताएं हैं, जबकि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। आज इसी क्वेश्चन के साथ हम करते हैं आज की क्लास समाप्त। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।